हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ईएससी एंड आईआरएमएस। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। ठीक है। सो आज खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब 40 प्लस क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बढ़ने से पहले वीडियो को आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइस, ये मई मंथ का पूरा हमारा क्रिटिक्स चैनल का शेड्यूल है। इस पूरे शेड्यूल को आप देख लीजिए और अपना जो टाइम टेबल है इसी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए फॉर इफेक्टिव स्टडीज। दिस इज अबाउट माई सेल्फ गाइस। माई सेल्फ राहुल शर्मा। मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है गेट और ईएससी में। दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट आई एम डीलिंग विथ। और गाइज, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये राहुल 11 कोड का यूज जरूर करें। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, आपको ऑफ मिलेगा राहुल 11 कोड का यूज करने पे। टीम के किसी भी मेंबर का कोड आप यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर मैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों ज्वाइन करूं। तो बेटा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको यहां पर सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं फिक्स टाइम पर। गेट और ईएससी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। इंडिया के बेस्ट टीचर आपको मेंटर करते हैं और यहाँ पर क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। जैसे कि मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ केमेंद्र सर के साथ, जिसमें हम पावर सिस्टम और मशीन्स ले रहे हैं। तो ये क्रैश कोर्स आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प करते हैं। एंटायर सिलेबस गेट और ईएससी का आपका ऑन टाइम कंप्लीट करा जाएगा अक्टूबर में, जिसके से आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 मंथ रहे प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट गाइस, यहां पर लैंग्वेजेस का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इंग्लिश और हिंदी कोई सी भी लैंग्वेज में लेक्चर को देख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट लेफ्ट अनसॉल्व नहीं रहेगा। आप रियल टाइम में एजुकेटर के पास अपना डाउट सेंड कर सकते हैं और रियल टाइम में ही आपको उसके ऊपर आंसर देंगे या जो भी डाउट है आपका सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, ये एक्सेसिबल है लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन। यानी आपको ना जी ड्राइव, ना पेन ड्राइव, ना एंड्रॉइड कोर्स के लिए अलग अलग रुपए पे करना और अलग अलग चीजें होने की कोई जरूरत नहीं है। वन टाइम पेमेंट है और वन टाइम पेमेंट ही आपके हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये टेक फ्रेंडली है। दूसरा गाइस, डाउट सेशन। आप डाउट सेशन ले सकते हैं। डाउट सेशन में क्या है, अगर 1 2 3 क्लासेस आपका लेक्चर होगा और हर 4th क्लास आपका एक डाउट क्लास होगी। डाउट सेशन आप लेंगे तो आपको 1 2 3 क्लासेस में जो भी डाउट हुआ है वो डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है गाइस। यहां पर आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे टेस्ट सीरीज से और आप एग्जाम के प्रेशर को बियर करना भी सीखेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये टेलीग्राम ऐप है गाइस, यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाती है लेक्चर्स की। तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जाके ऐड हो जाइए और यहां से लेक्चर्स की पीडीएफ भी ले लीजिए। गेट प्रेप डेली, इस हैशटैग को वायरल कर दें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसका यूज करके आपको हमसे रिलेटेड वीडियो, हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। फेसबुक ग्रुप को आज ही ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ अपने जो भी डाउट है शेयर कर सकते हो, कोई भी रिसोर्सेज है वो भी शेयर कर सकते हो। और क्रिटिक्स चैनल के इस ग्रुप को जरूर आप शेयर, सब्सक्राइब कर ले, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो गाइस, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरी क्लास 9 PM पर आती है और अब तक मैं 5 क्लास आपको दे चुका हूं। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 200 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपके साथ पावर सिस्टम, यूईटी और एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए।
तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्लीज इन्हें एक बार गो थ्रू कर जाइए, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। गेट मिशन के साथ आज ही जुड़े बच्चे हमारे। So guys, this is our first question. The nuclear power plant have high initial cost, high maintenance cost, low operation cost या all of the above? सोच समझ के सही आंसर देना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल जनरेशन से क्वेश्चंस काफी आते हैं। थोड़ा सा मैं पॉज लूंगा, लगभग 5 सेकंड के लगभग का, जब तक आप सभी आंसर दे दें, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मैं बहुत जल्दी आंसर बता देता हूं। तो आप आराम से अपना आंसर दें। तो बेटा जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, बिल्कुल सही दे रहे हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस। तो यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में हाई इनिशियल कॉस्ट रहता है। ठीक है, आपका कैपिटल कॉस्ट काफी इसमें हाई रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें काफी हाई रहता है, हाई स्किल्ड लेबर इसमें चाहिए होता है। ठीक है, और लो ऑपरेशन कॉस्ट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। In steam power station, the condenser create a dash at the exhaust of the turbine, very high pressure, वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर या वेरी लो टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर बताएं गाइस। आराम से इत्मीनान से सोच कर बताना है आपको इसका आंसर, गलत नहीं बताना। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने आंसर दे दिया होगा बेटा। इसका राइट आंसर है बेटा बी। बी इज द राइट आंसर, वेरी लो प्रेशर। गाइस आपको पता होना चाहिए, टरबाइन से जब स्टीम निकलती है तो कंडेंसर में जाती है, जहां पर स्टीम की क्या करी जाती है, कूलिंग होती है। और यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो वेरी लो होता है, मतलब इवन दैट वेरी लो प्रेशर, क्योंकि स्टीम विल, यहां पर हाई प्रेशर स्टीम देते हैं हम टरबाइन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कंडेंसर में जाती है, कूल होती है। और सबसे बड़ी बात यहीं पर, यही रीजन है प्लांट की एफिशिएंसी कम होने का, क्योंकि यहाँ कंडेंसर में आके पूरी जो स्टीम है वो क्या हो जाती है, हमारी कूल होती है। ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस्ड हो जाती है, सॉरी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर स्टेशनरी फील्ड टाइप, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप, डबल केज रोटर टाइप या सैलिएंट पोल टाइप। जल्दी बताएं इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर दे चुके होंगे अब तक, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर है डी, सैलिएंट पोल टाइप। ये सैलिएंट पोल टाइप जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट में यूज करते हैं। इनकी स्पीड लो होती है और इनका डायमीटर काफी ज्यादा होता है और इनकी एक्सियल लेंथ काफी कम होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सैलिएंट टाइप। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल रोड्स आर मेड अप ऑफ डैश टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फ्यूजन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ग्रेफाइट, कैडमियम, यूरेनियम, ट्रिटियम। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो बताएं मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट करके। तो इसका आंसर है गाइस बी, कैडमियम। कैडमियम इज द राइट आंसर। कैडमियम का यूज करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज ए कंट्रोल रोड। और यही हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या बना के रखता है बेटा,
स्टेबल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसका सभी बच्चों ने सही आंसर दिया गया हो। ठीक है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट? कोल, वाटर, विंड, यूरेनियम। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कोल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने क्वेश्चंस को ऐसे रखा है, पहले जनरेशन के क्वेश्चंस रखे हैं, फिर ट्रांसमिशन के रखे हैं, फिर प्रोटेक्शन के रखे हैं। तो आपको 1 से लेके 10 तक सारे जनरेशन के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे चलते हैं। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया फ्रॉम द सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं गाइस कमेंट करके। ठीक है, आप सभी को पता है कमेंट में मैं आपके साथ लाइव रहता हूं और बच्चों को वहां एनालिसिस भी करता हूं, और आपके जो डाउट होते हैं वो भी आप शेयर करते हैं। तो गाइस थर्मल पावर प्लांट जो है इसका राइट आंसर है। थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट का शेयर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। कितना परसेंटेज है इसे आप नेट पे देखेंगे प्रेजेंट टाइम में। आगे चलते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर कोल, ऑयल, यूरेनियम। सेकंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। थर्ड विंड, बायोमास, जियोथर्मल, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी क्या है कि प्राइमरी सोर्स क्या है सबसे पहला एनर्जी को क्रिएट करने का। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल, ऑयल, यूरेनियम। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी सोर्स है जिनसे हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। For the induced draught, the fan is located near the bottom of the chimney, near the bottom of furnace, at the top of the chimney, या anywhere permissible। तो बताइए ड्रॉट फैन को हम कहाँ यूज करते हैं? इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, सॉरी इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन है। दो टाइप के फैन हम यूज करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जल्दी इसका आंसर बताएं मेरे को, 8th का कौन सा होगा राइट आंसर? तो उम्मीद करता हूं बच्चों ने आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहा है बिल्कुल सही है, नियर द बॉटम ऑफ द चिमनी। तो जो फ्लू गैसेज होती हैं उन्हें क्या करना पड़ता है हमें? ठीक है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, फॉर इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन का लोकेटेड करते हैं नियर द बॉटम ऑफ द चिमनी। ठीक है, नेक्स्ट, a nuclear power plant is invariably used as base load plant, peak load plant, standby plant, या स्पिनिंग रिजर्व प्लांट। तो इसका आंसर आप मेरे को ध्यान से बताएं सोच समझ के कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को किस लिए यूज करते हैं। गाइस इसका राइट आंसर है बेस लोड प्लांट। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूज करते हैं बेटा बेस लोड प्लांट की तरीके से। ठीक है, तो ये आपका थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, और पीक लोड में हाइड्रो भी यूज करते हैं हम इसमें। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ठीक है, फिर गैस प्लांट,
सॉरी, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। गैस प्लांट, ठीक है, और स्टैंड बाय के लिए आपका डीजल प्लांट, पीक में हम हाइड्रो का भी यूज करते हैं, हाइड्रो दोनों में यूज होता है। अब आपके लिए होमवर्क है, सोलर और विंड ये किस टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक है, तो ये आप मेरे को बताएंगे। और स्पिनिंग रिजर्व की डेफिनेशन भी आप रिवाइज करिएगा होता क्या है। आगे चलते हैं। When the load factor and diversity factor increases, the cost of electricity decreases. The cost of electricity also increase. The cost of electricity remains same. The cost of electricity increase exponentially. ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं मेरे को। ठीक है, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मेरा लोड फैक्टर इंक्रीज होता है और डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ जनरेशन विल गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, डिक्रीज होता है। तो जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम डिमांड है, रिड्यूस होती है। अगर अगर मैक्सिमम डिमांड को रिड्यूस करेंगे तो मेरा लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों इंक्रीज होगा और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होगी। आगे चलते हैं। एक कॉमनली यूज पॉलीफेज सिस्टम, अब बेटा को ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप। एक कॉमनली यूज्ड पॉलीफेज सिस्टम इन इंडिया, 3 फेज, 2 फेज, सिंगल फेज या 6 फेज। जल्दी बताएं इसका आंसर कमेंट करके मेरे को, क्या है इसका राइट आंसर। बेटा जाहिर सी बात है हम कौन सा यूज करते हैं कॉमनली फेज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वो 3 फेज का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें पावर जो मिलती है इंस्टेंटेनियस पावर, वो एक बैलेंस्ड आउटपुट मिलता है। आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द साइज ऑफ कंडक्टर, द ऑपरेटिंग वोल्टेज, द अमाउंट ऑफ करंट कैरिड बाय द लाइन, या नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी बताएं इसका आंसर कमेंट करके मेरे को, क्या होगा। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर क्या है? ठीक, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। यहां पर मैं ये नहीं पूछ रहा था लेंथ वाला, नन ऑफ दीज मत देना, ठीक है। तो यहां पर शब्द पे ध्यान रखो कि ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, अंतर कैसे पता करेंगे हम? तो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस से करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वोल्टेजेस होंगी वो कम होंगी एज कंपैरिजन टू ट्रांसमिशन। तो आई होप आपने बी आंसर दिया हो। जो बच्चे बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, उम्मीद करता हूं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहीं पर एक बात बता दीजिएगा, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आज के लिए। चलो छोड़ो, रहने दो, नहीं लेते, आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज ट्रू? एसी ट्रांसमिशन इज मोर एफिशिएंट, डीसी ट्रांसमिशन इज मोर एफिशिएंट, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, या लो वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज मोर एफिशिएंट। जल्दी बताएं बेटा इसका राइट आंसर, और बिल्कुल सोच समझ के सही से आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना हमें। ठीक है, डीसी ट्रांसमिशन जो होता है बेटा बहुत एफिशिएंट होता है एज कंपैरिजन टू एसी ट्रांसमिशन, लॉसेस भी कम होते हैं एज कंपैरिजन टू डीसी पर, तो वो तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, एफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप सभी ने बी आंसर दिया हो। नेक्स्ट चलते हैं। द phenomena of violet glow and the hissing noise in the production of ozone gas
इज एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नॉन एज कोरोना, स्किन डेप्थ, सरफेस फेनोमेना या एसी ऑफसेट। जल्दी आंसर दें गाइस इसका और सही आंसर दें, सारे बच्चे सही आंसर देना है इसका। तो बेटा वो जो हिसिंग नॉइस और वायलेट ग्लो आपको दिखता है वो क्या होता है, कोरोना इफेक्ट। ठीक है, कोरोना इफेक्ट। कुछ दिनों पहले हमने एक दो दिन क्लास पहले मैंने सारे फैक्टर बताए थे, तो उनमें से कोई एक दो फैक्टर आप यहाँ पर शेयर कर दीजिए तो रहेगा कि आपको दिमाग में याद है कोरोना को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर दिया हो। आगे चलते हैं। इंडक्टेंस ऑफ लाइन इज मिनिमम व्हेन GMD is high, GMR is high, both GMD and GMR is high, GMD is low and GMR is high। तो गाइज काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, काफी बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जल्दी बताएं इसका राइट आंसर और बहुत इत्मीनान से सोच समझ के बताएं, हड़बड़ाहट में आंसर हमें नहीं देना है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, जब हमारा लाइन इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, रिएक्टेंस की वैल्यू, जब मेरा GMD की वैल्यू क्या होगी, लो, और GMR मेरा क्या होगा, हाई। ठीक है, तो एट दैट टाइम मेरा जो L की वैल्यू है, इंडक्टेंस की वैल्यू विल गोइंग टू बी डिक्रीजेस मिनिमम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और सारे बच्चों ने यही आंसर दिया हो। आगे चलते हैं। फ्रेंटी इफेक्ट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर, जल्दी आंसर बताएं इसका, ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन हैविंग हाई कैपेसिटेंस। तो राइट आंसर बताएं बेटा इसका जल्दी से जल्दी, किसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, नॉट शब्द पे ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या है आपका, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने सी आंसर दिया हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें भी हम कैपेसिटेंस इफेक्ट लेते हैं और मीडियम में भी हम कैपेसिटेंस इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और फ्रंट इफेक्ट में क्या होता है, या तो एट नो लोड या एट लाइट लोड। ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज। लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम कैपेसिटेंस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फ्रंट इफेक्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। आगे चलते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं, कोई फेनोमेना नहीं होता, इट इज एन फेनोमेना, फ्रंट इफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। Why are conductor for high voltage transmission line suspended from tower? जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए, for reducing effect of wind, for increasing ground clearance, for reducing ground clearance, for countering the lengthening of conductor during summer। तो इसका राइट आंसर बताएं बेटा। ठीक है, बहुत इत्मीनान से सोच समझ के सही आंसर देना है आपको, हड़बड़ाहट में गलत आंसर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा जल्दी में करेंगे तो गलती हो सकती है। तो बेटा क्यों करते हैं हम सस्पेंड, क्यों करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को टावर से, तो बेटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने यही आंसर दिया हो, फॉर इंक्रीजिंग ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि सेफ्टी इज द बिगेस्ट मैटर फॉर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
तो गाइस सेफ्टी के रिगार्डिंग हमें क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस देना होता है, और IER 1956 रूल्स जो है उनके अकॉर्डिंग भी हर वोल्टेज लेवल का अपना अपना एक से ग्राउंड क्लियरेंस होता है हर ट्रांसमिशन लाइन पे। तो इसी के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, लाइन को सस्पेंडेड करते हैं फॉर ग्राउंड इंक्रीजिंग ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे हमारा सेफ्टी मेंटेन रहे। आगे चलते हैं। In minimum conductor, steel core is provided to, in aluminum conductor, sorry. In aluminum conductor, steel core is provided to compensate for skin effect, neutralize proximity effect, reduced inductance effect, या increase the tensile strength। तो इसका राइट आंसर बताएं गाइस, क्या होगा? एल्यूमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर इज प्रोवाइडेड टू क्यों करते हैं? और आपको पता भी होगा कौन सा कंडक्टर की बात हो रही है ना? तब तक आप आंसर दीजिए, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं। कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है गाइस? इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमें पता है स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इस रीजन की वजह से हम किसका यूज करते हैं यहां पर? स्टील का। तो उम्मीद करता हूं आपको ने सभी बच्चों ने डी आंसर दिया हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। द चार्जिंग करंट इन केबल्स लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, लैग्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, लीड्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से जल्दी, क्या होगा? चार्जिंग करंट जो होगा, तो चार्जिंग करंट क्या? IC हमारा, ठीक है, केबल्स के अंदर। तो ये चार्जिंग करंट किसे रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितना लीड चलता है वोल्टेज से, ठीक है? आइडियली, यहाँ आइडियल कंडीशन है बेटा, ठीक। तो आई होप, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने इसका आंसर सी दिया होगा, ठीक है? सी दिया होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है? IC V एंटी क्लॉकवाइज लीड करता हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक। ये डाइलेक्ट्रिक लॉस आगे चल के आप फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपना। द हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आंसर बताएं इसका, क्या होगा? 20 का जल्दी बता। हाई ध्यान से देना है इसका आंसर गाइस, आराम से सोच समझ के इत्मीनान के साथ, ये नहीं कि आप इसमें हड़बड़ाहट करें कोई, ठीक। तो गाइस जहां पे हाईएस्ट ट्रांसमिट वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी ट्रांसमिशन कहेंगे, ठीक है? वी कॉल्ड इट एज प्राइमरी ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने चूज करा है बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने सी ऑप्शन आंसर दिया हो। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा। आगे चलते हैं। In the case of circuit breaker, if the length of the arc increases, its resistance decreases, increases, remains same, sometime increase or decrease। जल्दी आंसर बताएं बेटा इसका। राइट आंसर आपको बताना होगा, ठीक है? और आराम से सही बताएं बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो क्या है? अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा गाइस? इट विल बी इंक्रीज, ठीक है? नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके पास, ठीक है? तो ये जो आर्क है हमारा, यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी गाइस? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बताएं, यहाँ पावर फैक्टर कैसा रहेगा ये भी बता दीजिए, ठीक है? वो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में।
आगे बढ़ते हैं। बुक होल्स रिले आर यूज्ड ऑन पावर ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग अबव 555 kVA, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। राइट आंसर बताएं गाइस इसका। ठीक है, तो गाइस जो भी पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 555 kVA से ऊपर होती है वहां हम यूज करते हैं बुक होल्स रिले का। तो ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया होगा। बुक होल्स रिले किससे प्रोटेक्ट करती है? इंटरनल फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को। इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन इन ट्रांसफार्मर। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए सर्किट ब्रेकर इज ए प्रोटेक्टेड डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी आंसर बताएं क्या है। बहुत ध्यान से देना है इसका आंसर। सर्किट ब्रेकर इज ए प्रोटेक्टेड डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस या ऑल ऑफ दीज। तो गाइस इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर को हम प्रोटेक्टिव डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस और सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तीनों के तीनों कैटेगरी में आता है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया हो। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अभी हमने जनरेशन की भी कर लिया, ट्रांसमिशन की भी कर लिया, प्रोटेक्शन जा रहा है। तो गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज वायर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो कंडक्टिविटी, हाई मिलिएबल एंड कोहेसिव या हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो राइट आंसर बताएं गाइस इसका, और बहुत सोच समझ के सही आंसर देना है। ठीक है, हड़बड़ाहट में आंसर आप ना दें। तो बेटा जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो एक फ्यूज जो होता है किसका बना होता है? चलिए आगे चलते हैं। यहां पर ये जो फ्यूज है आपका किसका बनता है? लेड प्लस टिन, ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई कंडक्टिविटी यहां होनी चाहिए, क्योंकि जब लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो हीटिंग इफेक्ट होने पर एकदम से सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा ड्यू टू फॉल्ट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड आर्क वोल्टेज, रीस्ट्राइक वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या सर्ज वोल्टेज। आंसर बताएं इसका। एक पूरी की पूरी डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस इसे कहते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने ये आंसर दिया हो, ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। When the fault occur in a high voltage transmission line, the first circuit breaker operate, then relay. ठीक है, relay operate, then circuit breaker, relay operate, then successfully isolator circuit breaker, isolator operate, then successfully relay and the circuit breaker. सही बताएं बेटा इसका राइट आंसर क्या है? तो गाइज इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने यह आंसर दिया हो। देखो गाइज होगा क्या, मान लीजिए सिस्टम में कहीं फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट को सबसे पहले सेंस करेगा क्या आपका रिले। रिले कमांड देगा किसे? सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? सर्किट को ट्रिप कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? रिले सेंस करेगा तो रिले ऑपरेट होगा। रिले के बाद
सर्किट ब्रेकर, और जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होकर सर्किट को ट्रिप कर देगा तो उसके बाद आएगा आपका आइसोलेटर। लास्ट में करते हैं इस आइसोलेटर की अर्थिंग। इस सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्जेस विच रिले इज यूज्ड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार एक बार और हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए कोई भी क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं करा, ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो गया है। तो स्प्लिट फेस रिले, इंपिडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, मूव रिलेस। ठीक है, जल्दी आंसर बताएं बेटा इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा मूव रिले, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मूव रिले जो होती है इसका हम यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये भी आप याद रखें, यूज्ड फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। Which of the following circuit breaker has the lowest operating voltage? SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक, एयर ब्लास्ट या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो बेटा जल्दी आंसर बताएं इसका, कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसकी सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है इन सब में से। ठीक है, तो राइट आंसर बताएं, और सही बताना है आपको सोच समझ के। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सही आंसर बताने की, हड़बड़ाहट में गलत नहीं करना है। ठीक है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा आपका, एयर ब्रेक। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने बी ऑप्शन दिया हो, ये लोएस्ट है इसका। ठीक है, लोएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो कौन सा है, एयर ब्रेक का। कंफ्यूज मत होना, एयर ब्रेक एयर ब्लास्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, एमओसीबी जो है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब आप में से मेरे को बताना है हाईएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज किसका होगा इनमें से। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये होमवर्क है आपका। कल तो किसी ने आंसर दिया नहीं है, बट कोई नहीं, आप फिर भी यहां पर मैं लिख देता हूं जिससे आप जब भी रिवाइज करें तो आपके माइंड में रहेगा। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज डैश ट्रिप एक्शन, डिलेड, इंस्टेंटेनियस, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर बताएं इसका। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज जो ट्रिप करता है सर्किट को वो कैसा होता है। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, ऐसे एक्शन जितने भी होते हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गुड रिले शुड पोजेस स्पीड एंड रिलायबिलिटी, स्पीड एंड सेंसिटिविटी, एडिक्वेटनेस एंड सेलेक्टिविटी, या ऑल ऑफ दीज। तो गाइस आज के क्वेश्चन मैंने बहुत मॉडरेट लेवल पर रखे हैं। काफी बच्चों ने बोला था सर क्वेश्चन सही नहीं रहते हमारे ज्यादातर, तो आप डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आदत हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी गाइस, मुझे आप बताएं इसका 30 का आंसर। स्पीड एंड रिलायबिलिटी, स्पीड एंड सेंसिटिविटी, एडिक्वेटनेस एंड सिलेक्टिविटी। गाइस एक अच्छी रिले इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द हीटिंग मेथड हैज लैगिंग पावर फैक्टर। तो आपके पास मिलेंगे 10 क्वेश्चन आपको यूटिलाइजेशन के। ठीक है, तो बताएं हीटिंग
करते वक्त किसका पावर फैक्टर लो होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक या आर्क। ठीक है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने कराया है आपको। डायरेक्ट्रिक में आपका क्या रहता है, लीडिंग पावर फैक्टर रहता है हीटिंग करते हुए। इंडक्शन में आपका पावर फैक्टर क्या रहता है गाइस, लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। और रेजिस्टेंस के अंदर क्या रहता है आपका, यूनिटी पावर फैक्टर रहता है। और आर्क हीटिंग में भी आपका पावर फैक्टर वेरी लो, लैगिंग पावर फैक्टर। क्यों, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल ड्रॉ, ठीक है, इसकी वजह से पावर फैक्टर विल गेटिंग पुअर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको ये हीटिंग के अंदर सारे पॉइंट बताए भी हैं, लिखवाए भी हैं। आप खुद देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मैंने जितनी थ्योरी दी है आपको मोर देन सफिशिएंट दी है। ठीक है, arc heating occurs when the air between electrodes of opposite polarity become moist, dry, ionized या none of the above। तो इसका राइट आंसर आप बताएं मेरे को जल्दी से जल्दी। आर्क हीटिंग, ठीक है, ध्यान रखना गाइस, आर्क हीटिंग व्हेन द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी बिकम, क्या करते थे, एयर को आयोनाइज्ड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेटअप बिटवीन द गैप। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं आयोनाइज्ड इज द राइट आंसर, मैंने आपको बताया है लेक्चर्स में भी। In an arc room heat convector the method of heating used is, तो देखिए आ गया मेथड ऑफ हीटिंग है ना, आर्क हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। ठीक है गाइस, जल्दी बताएं मेरे को किस तरीके की हीटिंग को हम यूज करते हैं। ठीक, तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, हीट कन्वेक्टर में ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टेंस हीटिंग का हम यूज करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। Induction furnaces are used for heat treatment of casting, the heating of insulator, the melting of aluminium या all of the above। ठीक है, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, किस लिए यूज करते हैं। इंडक्शन फर्नेस आर यूज्ड फॉर द हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, द हीटिंग ऑफ इंसुलेटर, मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया इंडक्शन फर्नेस, और आपको बताया भी है, लिखवाया भी है क्यों यूज करते हैं इंडक्शन फर्नेस का। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं इंडक्शन फर्नेस का, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। इन हीटिंग द ferromagnetic material by the induction heating, the heat is produced owing to the flow of induced current through the charge. Hysteresis loss occur below the Curie temperature. Hysteresis as well as eddy current loss occurring in the charge and any of the factor given in the option। जल्दी बताएं गाइस, इसका भी आंसर बताया मैंने आपको, दोनों लॉसेस लिखवाए हैं वहां पर थ्योरी में। इसका राइट आंसर बताया मेरे को क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, वो सी होगा। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय इंडक्शन हीटिंग हम हीट करते हैं उसके अंदर एडी करंट भी सेटअप होगा, और जब अल्टरनेटिंग फील्ड सेटअप करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जो आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। ठीक है, तो ये जो आंसर है हमारा, hysteresis loss as well as eddy current loss both are occurred in ferromagnetic material। आगे चलते हैं। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्मल आयन रिलीज प्रिंसिपल, न्यूक्लियर हीटिंग प्रिंसिपल, रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल या
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। गाइज ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे आप आसानी से इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं काफी बच्चों ने तो दे भी दिया होगा इसका आंसर। गाइज इंडक्शन है तो इंडक्शन किस पे डिपेंड करेगा? डी। और ऑलवेज यूज्ड ऑन एसी सप्लाई। ठीक है, ऑलवेज यूज्ड ऑन एसी सप्लाई, तो इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए टाइप ऑफ वेल्डिंग? AC arc, DC arc, MIG या all of these are different type of welding। ठीक है, तो कौन सा इनमें से वेल्डिंग का टाइप नहीं है? DCR, AC arc, DC arc या MIG? ठीक है, जल्दी बताएं गाइस इसका राइट आंसर क्या है। तो गाइस सारी की सारी ये क्या है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है। डीसी आर्क भी प्रोड्यूस करते हैं हम, एसी आर्क भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने इसका आंसर डी दिया होगा। ठीक है, आपको टेबल कराई है मैंने, वहां पर ये तीनों के तीनों करवाए हैं मैंने आपको। ठीक, so guys, which of the following are the advantage of carbon arc welding? Easy control of molten food temperature, simple by varying the arc length, या easily adaptable to automation, या option first, both first and second, only second, neither first nor second। ठीक है, जल्दी बताएं बेटा इसका आंसर क्या होगा कार्बन आर्क वेल्डिंग का। गाइस इसका जो आंसर है वो क्या है? बोथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोड्यूसेस टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या 5550 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू 5550 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं। इन द आर्गन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन या स्टील। कौन सा राइट आंसर है इसका? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं बच्चे मेरे को। मैंने कराया है आपको कि आर्गन आर्क वेल्डिंग के अंदर किस तरीके के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया हमारा? टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं आर्गन आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, अब मेरे को आप ये बता दीजिए क्या ये कंज्यूमेबल होते हैं या नॉन कंज्यूमेबल होते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन मिलेंगे गाइज। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग? मतलब इनमें से फायर अर्थिंग किसे कहते हैं? प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग या ऑल ऑफ दीज? गाइस कराया मैंने फायर अर्थिंग पर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले भी आया ये क्वेश्चन। तो ये रॉड अर्थिंग को ही हम क्या कहते हैं गाइस? फायर अर्थिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने बी ऑप्शन दिया हो आंसर। चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टिविटी? NaCl, Na2SO4, CaCl या Ca2CO3? तो गाइस जाहिर सी बात है हम चारकोल और सॉल्ट का यूज करते हैं, और आप सभी को पता होगा सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारे बच्चों ने पता, उम्मीद है पढ़ाया है, जरूर सही दिया हुआ इसका आंसर। द लूप अर्थ वायर यूज shall not the loop earth wire used shall not be the size less than 8 screw gauge, 10 screw gauge, 16 screw gauge, 14 screw gauge और half of the size of the sub circuit। तो लूप अर्थ वायर ध्यान रखना है आपको, यहाँ लूप अर्थ वायर की बात हो रही है।
ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं 2.9 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ सब सर्किट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following is not a method of earth resistance measurement? Follow potential method, 3-point method, 2-point method या पोटियर मेथड, ठीक है। तो जल्दी आंसर बताएं, अर्थ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है इनमें से। तो गाइज ध्यान से आंसर दें, बिल्कुल सही आंसर दें। तो इसका जो राइट आंसर गाइज वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, पोटियर मेथड, ठीक है गाइज। ये तो है ही नहीं, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, किसमें, अल्टरनेटर में। आगे चलते हैं। बाकी गाइज ये तीनों के तीनों आप जरूर नाम याद रखिए इसके। आगे चलते हैं। नॉन मेटेलिक कंड्यूट्स यूज्ड इन द इंटरनल वायरिंग आर जनरली मेड अप ऑफ वुड, रबड़, पीवीसी या कॉर्क। तो नॉन मेटेलिक कंड्यूट्स यूज्ड इन इंटरनल वायरिंग, तो या तो फ्लेक्सिबल शीट के मैंने बताए थे आपको, स्टील के बताए थे, या पीवीसी के बताए थे। तो नॉन मेटेलिक है, तो हम यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने इसका आंसर सी दिया हो। आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइज आज के लिए हमने 45 क्वेश्चंस को क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे। आप साइट पर जाएंगे, गेट ESC प्रेस करेंगे, सब्सक्रिप्शन बटन दबाएंगे। सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो ये मंथ वाइज 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24। एक ही बात बोलूंगा, इफ यू आर द 3rd ईयर स्टूडेंट्स, अभी अपीयर हुए हो तो गाइस, और 2nd ईयर खत्म हुआ है, तो अब अपने लिए सोचना शुरू करो। 3rd ईयर में पूरा सिलेबस पढ़ो अच्छे से, फाइनल ईयर में रिवाइज करो, अपीयरिंग में पेपर दो पूरी जी जान के साथ, फाइनल ईयर क्रैक करो पेपर और लाइफ सेट करो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जब आगे जाएंगे तो कूपन कोड अप्लाई करना है, राहुल11, ठीक है, राहुल11 कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एट द इंस्टेंट। टीम के किसी भी मेंबर का कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो राहुल11 कोड का यूज करिए आप। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर, अब डेबिट कार्ड पे भी EMI मिलता है आपको, फाइनली आप पे करें, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्रिटिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दें एंड अपना ध्यान रखें। बी काइंड टू ईच अदर और एक दूसरे की हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच गाइज।